संजय लुणावत, माय मिशन, उदयपुर, बीएड द्वितीय वर्ष। प्रश्न पत्र गाइडेंस एंड काउंसलिंग। प्रश्न, निर्देशन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। निर्देशन मतलब निर्देश देना। निर्देश देना मतलब उसे बताना, मार्गदर्शन देना कि वह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छी अपना कार्य कर सके, उसमें जो भी योग्यताएं हैं उसका पूरा पूरा उपयोग कर सके। और निर्देशन के लिए उस व्यक्ति के बारे में समझ होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, शैक्षिक निर्देशन के क्षेत्र में निर्देशन प्रक्रिया का उपयोग कैसे करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अब किसी बच्चे को निर्देश देवें तो किस तरह, कहाँ कहाँ और कैसे दिया जाता है। एक तो कौन सा विषय चुने, क्योंकि एक बार जो विषय चुन लेता है उसी पर उसके आगे का पूरा जीवन निर्भर करता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं अब बहुत सारी होती है, जैसे भाषण, वाद विवाद, नृत्य, कविता, तो उनमें से खेलकूद वगैरह, तो उनमें से किस पाठ्य सहगामी क्रिया में वह अपना पूरा जी जान झोंके। फिर निर्देश देने से यानी निर्देशन से उस स्टूडेंट का उपलब्धि स्तर, मतलब जो उसकी परफॉर्मेंस है वह बनी रहती है, वो डाउन नहीं हो जाए, और उसका जो समय हो रहा है, उसकी जो ऊर्जा है वह वेस्ट नहीं हो, फालतू नहीं जाए, उसका पूरा पूरा उपयोग हो सके और एक अच्छी दिशा में वह प्रेरित हो। नेक्स्ट, व्यावसायिक क्षेत्र में निर्देशन की भूमिका। तो व्यक्ति योग्यता के अनुसार अपने लिए व्यवसाय यानी कैरियर का चयन कर सके, किसी फील्ड विशेष में अपने आप को एक्सपर्ट, विशेषज्ञ बना सके, और नई नई कई तरह की तकनीकी आ रही है उसमें अपने लिए कैरियर या नौकरी या व्यवसाय ढूंढ सके, सफलता प्राप्त कर सके। नेक्स्ट, शिक्षकों के लिए शैक्षणिक निर्देशन की आवश्यकता एवं महत्व बताओ। शिक्षक शिक्षा क्षेत्र से संबंधित बच्चों को जो परामर्श, मार्गदर्शन, गाइडलाइन वगैरह जो देते हैं, काउंसलिंग, तो उसकी क्या महत्व। एक तो बच्चों की समस्या के समाधान के लिए उसे काफ़ी कुछ बताना पड़ेगा। फिर अब शिक्षक को ये भी बताना पड़ेगा, शिक्षकों के लिए निर्देशन की बात हो रही, यानी शिक्षक को यह जानकारी कराना भी जरूरी है कि कक्षा में या किस तरह के विद्यार्थी या किस तरह के विषय के लिए कौन सी शिक्षण विधि को चुने ताकि उसका पढ़ाया बच्चे अच्छे से सीख सके। सहायक सामग्री का उचित प्रयोग करना, यानी ग्लोब, चार्ट, नक्शे, विज्ञान के कई तरह के उपकरण हैं, ये सारी चीज़ें शिक्षकों की जानकारी में होना जरूरी है। नेक्स्ट, अभिभावकों के लिए शैक्षणिक निर्देशन की आवश्यकता और महत्व। तो पहली आवश्यकता और महत्व आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु, क्योंकि कई बार अभिभावकों को लगता है कि हम हमारे बच्चे को धन के अभाव में व्यवस्थित नहीं पढ़ा पा रहे हैं। फिर अभिभावकों को यानी माता पिता को ये पता होना चाहिए कि कितने तरह के कोर्स चल रहे हैं, क्या क्या विषय चल रहे हैं और बच्चे को किस विषय में हम प्रवेश दिलाएं। प्लस कई बार माँ बाप अपनी अधूरी इच्छाओं को अपने बच्चों के ऊपर डाल देते हैं, उनसे पूरा करवाना चाह रहे हैं कि मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाया, तू बन के बता। जबकि हर बालक की व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, उसमें अलग अलग गुण होते हैं। तो माता पिता को इस चीज़ के लिए तैयार करना कि वो बच्चों पर अपनी इच्छा नहीं थोपे। नेक्स्ट, अनुगामी सेवा का महत्व स्पष्ट करो। अनुगामी नाम से ये कि यह अनुगमन करती है, आखिरी में पश्चात, यानी अगर किसी विद्यार्थी का रोजगार लग चुका है तो वह अब उसके बाद ये अनुगामी सेवा का कार्य शुरू होता है कि उसे अपने रोजगार से कितनी संतुष्टि मिल रही है, क्या वो अपने बिजनेस में या नौकरी में एडजस्ट हो गया है यानी समायोजन हो गया है, अब उसकी कार्यकुशलता कितनी है। इन सारी चीज़ों का पता लगाना यह अनुगामी सेवा में किया जाता है। छात्र किस विषय का अध्ययन करे, किस रोजगार को पाए, ठीक है नहीं, इसके बाद अनुगामी सेवा द्वारा उस जो उसको मार्गदर्शन दिया गया था, जो उसको सलाह दी गई थी कि जो उसने रोजगार चुना क्या वास्तव में वो उसमें सफल हो पाया कि नहीं, इसकी सार्थकता और वैधता की जांच की जाती है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है। एक तो सबसे बड़ा काम है तालमेल बिठाना, ताकि व्यक्ति क्या कर सके, अपनी परिस्थितियों से, अपने आसपास के लोगों से एडजस्टमेंट कर सके, समस्याओं की प्रति अपनी समझ बढ़ा सके और उनके समाधान भी ढूंढ सके। नेक्स्ट, निर्देशन शिक्षा की उप प्रणाली है, यानी शिक्षा एक बड़ी चीज़ है, निर्देशन उसका एक पार्ट है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य तो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है और निर्देशन में उसको सर्वांगीण विकास के लिए
उसको सूचनाओं के आधार पर सहायता या सलाह देना है। तो निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को इस योग्य बनाना कि अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सके। तो निर्देशन के अंतर्गत परामर्श भी शामिल है, लेकिन परामर्श के लिए व्यक्ति का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। आपने देखा होगा, हम किसी साधारण व्यक्ति से सलाह ले लेते हैं तो कई बार हमारे लिए क्या होती, घातक होती है। और जो उस विषय का अच्छा जानकार हो, जिसने अच्छी ट्रेनिंग ले रखी हो, उससे अगर हम सलाह लेते हैं तो सलाह हमारे जीवन में बहुत अच्छी उन्नति का कारण बन जाती है। अब परामर्श में पारस्परिक विचार विमर्श किया जाता है और तर्क वितर्क भी किया जाता है। नेक्स्ट, निर्देशन एवं शिक्षण। निर्देशन एक औपचारिक प्रक्रिया, मतलब नियम की तरह से, या जैसे उसका निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित विद्यालय यानी शिक्षण संस्थान होते हैं। निर्देशन अनौपचारिक प्रक्रिया है, बातचीत में, आपस में मेलजोल के दौरान भी हो सकता है। शिक्षण के लिए व्यक्ति को पूर्व प्रशिक्षित होना जरूरी, यानी जिन्होंने बीएड वगैरह कर रखी वही टीचर बन सकते हैं। निर्देशन में ट्रेनिंग कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ट्रेनिंग नहीं हो तो अनुभव से भी व्यक्ति निर्देश कर सकता है और कोई भी व्यक्ति निर्देशन दे सकता है। शिक्षण कार्य अधिकांश कक्ष में ही संभव होता है, जबकि निर्देशन कहीं पर भी किसी भी स्थिति में संभव हो जाता है। शिक्षण की तय अवधि होती है, जैसे 12 वर्षीय पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षा, बाद में कॉलेज का 3 साल का, ग्रेजुएशन का कोर्स, जबकि निर्देशन पूरे जीवन भर चलता है। जब भी हमको कहीं भी परेशानी होती है, हम हमेशा कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी से सलाह लेते हैं। इस तरह से हम दे सकते हैं कि निर्देशन निरंतर गतिशील रहने वाली प्रक्रिया है। अब निर्देशन के प्रकार कौन से हैं? तो जीवन के जितने भी क्षेत्र होते हैं वो सभी निर्देशन के प्रकार है। जहाँ जहाँ भी हमको सलाह की जरूरत पड़े वो सब निर्देशन के प्रकार है। जैसे शैक्षणिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, धार्मिक, पारिवारिक, वैयक्तिक, सांस्कृतिक, समायोजन, इन आदि के लिए निर्देशन। नेक्स्ट, समाज के लिए उपयोगी जो निर्देशन होता है उसके उद्देश्य क्या है? तो समाज के लिए उपयोगी निर्देशन में जो मानव है, जो विद्यार्थी है, जो बच्चा है, उसको समाज के लिए उपयोगी बनाना, वह उस समाज के जो वातावरण है, रीति रिवाज, परंपराएं, उसके साथ तालमेल बिठा पाए, इस तरह से सहायता करना, उसमें अपने समाज की, अपने देश के प्रति और मानव मात्र के प्रति कल्याण और सेवा की भावना जागृत करना, परस्पर सहयोग की भावना विकसित करना। नेक्स्ट, भारत में निर्देशन की समस्या बताइए। तो सबसे पहली समस्या है रूढ़िवादिता, कि जो चल रहा वही चलने दो। अध्यापक शिक्षा में नए प्रयोग करने में थोड़ा हिचकिचाता है, उसमें उतनी रुचि और उत्साह भी नहीं होता है। माता पिता भी बच्चे की योग्यता की बजाय जो पारिवारिक व्यवसाय है उसी में बच्चे को डालने का प्रयास, मतलब बाध्य करते हैं, जोर डालते हैं। इसके अलावा भारत में स्कूलों में या माता पिता में प्रशिक्षित जो है निर्देशक, उनका अभाव है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने हिसाब से सलाह देता है, एक उसने उस विषय में ट्रेनिंग ले रखी होती, तो उसके द्वारा दिया गया निर्देशन यानी सलाह काफ़ी अच्छी होगी। प्रमाणीकृत परीक्षणों का अभाव। अब इस तरह का कोई हम लोग अंदाज से ही कह देते हैं कि ये बच्चा इस फील्ड के लिए ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर टेस्ट होने चाहिए, जैसे हम जानते हैं कि बुद्धि परीक्षण होता है, व्यक्तित्व परीक्षण होता है, ताकि उससे आइडिया लगे कि विद्यार्थी के बारे में सूचना लग जाए, वह सूचनाएं भी क्या हो, वैज्ञानिक हो, व्यवस्थित हो, और उसके आधार पर फिर विद्यार्थी को सलाह दी जाए कि वह आगे जीवन में किस फील्ड में जाए, तो वह ज़्यादा सफलता प्राप्त करेगा। फिर आर्थिक स्थिति भी भारत में और अधिकतर स्कूलों में नहीं है कि वह निर्देशन के लिए अलग से एक्सपर्ट व्यक्ति रखे, क्योंकि निर्देशन प्रक्रिया में बुद्धि भी चाहिए, धन भी चाहिए और परिश्रम भी चाहिए, और इतना सब विद्यालय नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, इसी में आगे देखिए कि एक और बाधा है बेरोजगारी और अवसर का अभाव। ऐसे में व्यक्ति को जो रोजगार मिला, जैसा मिला उसने कर लिया, उसमें उसने अपना इंटरेस्ट या अपनी योग्यता नहीं देखी। फिर देख लीजिए कि हमारी परीक्षा प्रणाली भी क्या है, दोषपूर्ण है। यह केवल रटंत विद्या, बच्चे ने कितना याद किया उसकी जांच करती है। विद्यार्थी की रुचि, योग्यता, इसका इन परीक्षाओं के माध्यम से पता नहीं चल पाता, तो फिर बच्चे को आगे कैरियर के लिए सही मार्गदर्शन भी दे पाना संभव नहीं हो पाता। फिर भारत में, हमारे राज्य राजस्थान में अध्यापकों पर अतिरिक्त कार्यभार होने से वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना, कोर्स पूरा करने में ही लगे रहते हैं। निर्देशन संबंधी जो कार्य करना चाहिए उनके लिए उनके पास समय नहीं रह पाता है।
साथ ही लोगों के जीवन यापन का स्तर भी अलग अलग होता है, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो ऐसे में एक साथ उनको निर्देश जो दिया जाता है वह सबके लिए उपयुक्त भी नहीं हो पाता है। निर्देशन के क्षेत्र में नित नए बिजनेस की लाइनें खुल रही है, जैसे आईटी सेक्टर है, मोबाइल सेक्टर है, इंटरनेट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह। तो कई बार इन क्षेत्र में शिक्षकों को ज्ञान ही नहीं होता है कि कौन सी नई लाइन में आगे भविष्य की क्या संभावना है। तो अनुसंधान के अभाव में भी यह जो निर्देशन है वह उसमें समस्या उत्पन्न होती। हमारा पाठ्यक्रम भी दोषपूर्ण है, यहाँ तक कि विद्यार्थी को भी पता नहीं होता है कि हम हमारे गुरुजन से या किसी विशेषज्ञ से जो मार्गदर्शन लेवें वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी है। और हमारे पाठ्यक्रम में निर्देशन को कहीं शामिल ही नहीं किया गया है। साधनों का भी अभाव है। जाति प्रथा के कारण व्यक्ति की रुचि या योग्यता को ध्यान में नहीं रख के उनका जो जातिगत व्यवसाय है वह काम धंधा है वही बालक को करना पड़ता है। ये सारी समस्याएं हैं। नेक्स्ट, निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत बताओ। तो एक तो ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन सर्वसुलभ यानी हर बच्चे को मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, पढ़ाई में कमज़ोर हो या एक्सपर्ट हो। साथ ही निर्देशन के कार्यक्रम का मूल्यांकन भी होते रहना चाहिए कि जो निर्देशन दिया गया उससे बच्चों को कितना लाभ हुआ। निर्देशन में व्यक्ति के संपूर्ण जो व्यक्तित्व है उसको महत्व देना चाहिए। केवल उसके एकाध गुण के आधार पर ही उसके बारे में कोई अंदाज अनुमान नहीं लगाना चाहिए। और जैसी समाज को और व्यक्ति को जो आवश्यकता है और जैसा उसका स्तर है उसके अनुसार महत्व देकर उसको निर्देशन दिया जाना चाहिए। और निर्देशन में भी उसे उपयोगी और प्राप्त हो जावे ऐसे लक्ष्य या ऐसे परामर्श देने चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है, वह छोटी सी नौकरी के लिए लायक है और उसको IAS का सपना दिखा देवें तो फिर वो निर्देशन असफल हो जाएगा। मतलब वो उस बच्चे के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। और निर्देशन ऐसा हो कि प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्ति उचित समाधान प्रस्तुत कर सके। और निर्देशन के क्षेत्र में क्या क्या नया काम हो रहा है वह अनुसंधान भी होते रहना चाहिए। वैयक्तिक आवश्यकता अलग होती है व्यक्ति की, समाज की, समुदाय की आवश्यकता अलग होती है। तो दोनों के बीच तालमेल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए और निर्देशन वाला व्यक्ति योग्य हो और उसका नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी हो, कुशल हो और दूरदर्शी हो। नेक्स्ट, शैक्षणिक और व्यावसायिक चयन में निर्देशन सहायता करता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इसका क्षेत्र व्यापक है। तो बताइए निर्देशन और किन रूपों में विद्यालय में सहायक हो सकता है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर है कि बालक को भविष्य में किस व्यवसाय के योग्य है और किस तरह की शिक्षा प्राप्त करने की उसमें क्षमता या योग्यता है यह पता लगा करके सलाह दी जाती है। निर्देशन व्यक्ति को उसके जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है कि वह व्यक्ति अपनी समस्याओं का हल स्वयं ढूंढ सके। और निर्देशन देते समय उसकी जो रुचि है, योग्यता है और वह जिस माहौल में, जिस वातावरण में रह रहा है उसके अनुसार निर्देशन किया जाना चाहिए। अब निर्देशन से क्या होता है कि बच्चा अगर सही विषय ले लेता है तो उसका पूरा जीवन संवर जाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में जो समय और धन की बर्बादी हो रही, बच्चा गलत विषय लेता है, गलत लाइन में चला जाता है, जीवन भर तालमेल नहीं बिठा पाता है, दुखी भी रहता है और असफल भी रहता है, इन सब परेशानियों से मुक्ति पाई जाती है। साथ ही पाठ्य सहगामी क्रिया के चुनाव में भी सहायता होता है, क्योंकि जैसे लता मंगेशकर ने अगर मान लो गणित में ध्यान दिया होता, संगीत कला को नहीं चुना होता तो शायद वो इतनी महान नहीं हो पाती। तो कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया चुने, हो सकता है भविष्य में वही कैरियर बन जाए। व्यक्तित्व का संतुलित विकास करने में भी निर्देशन जरूरी है और अनुशासनहीनता का समाधान होता है, क्योंकि बच्चे को अगर सही लाइन मिल गई तो फिर वो अनुशासनहीनता करने की बजाय अपनी लाइन में प्रगति के लिए कार्य करेगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत अनुसूची सेवा को समझाइए। तो जो व्यक्तिगत अनुसूची सेवा होती है इसमें व्यक्ति की आंतरिक विशेषताएं, कई विशेषता ऐसी होती है जैसे बच्चा अंतर्मुखी कम बोल रहा है लेकिन उसके अंदर चित्र बनाने की या कई मानवीय गुण उसमें बहुत अच्छे हैं, उनको भी समझना होगा। और बाह्य उपलब्धि जो उसने अपने जीवन में जो परीक्षाओं में या कई प्रतियोगिताओं में जो सफलता पाई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है और यह जानकारी पक्षपात से परे होती है।
अब इस जानकारी से क्या फ़ायदा होगा? भावी योजनाओं का निर्माण किया जा सकेगा। बच्चे की जो वास्तव में सामर्थ्य है, योग्यता है, उसके अनुसार उसको सहायता दी जा सकेगी। इस योग्यता और क्षमता की जानकारी होने से भविष्य में वो बच्चा किस फील्ड में आगे जा सकता है, और यह परिणाम, ये जो जानकारी होती है उसके जीवन की अलग अलग परिस्थिति में कब क्या निर्णय लिया जाए, इसमें बहुत सहायता करती है। तो इस तरह से जो व्यक्तिगत अनुसूची सेवा जीवन पर्यंत चलती है, और इन सारी चीज़ों के लिए क्या जानकारी प्राप्त करने के लिए उस बच्चे ने पहले क्या उपलब्धि हासिल कर रखी है, उसकी पारिवारिक सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या उसकी प्रमुखता है, मतलब उसकी खूबियाँ रही है, क्या खामियाँ रही है, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्यक्तिगत प्रदत्त संकलन सेवा। अब किसी भी बच्चे के या विद्यार्थी के लिए उसको परामर्श देने के लिए, उसको निर्देशन देने के लिए कुछ सामग्री होना जरूरी है, जिन्हें हम आधार सामग्री कहते हैं। यह आधार सामग्री सामान्य आंकड़े, शारीरिक आंकड़े, उसके सामाजिक वातावरण माहौल से संबंधित जो तथ्य हैं, उसने जीवन में जो उपलब्धियां हासिल करी उनकी जो जानकारी है, शैक्षणिक और व्यावसायिक योजना और मनोवैज्ञानिक संबंधी आंकड़े, ये सब चीज़ें, ये सब जानकारियाँ जो होती है यह प्राप्त की जाती है। यह कैसे प्राप्त करते हैं? मनोवैज्ञानिक परीक्षण से, या कई तरह की जो मूल्यांकन की विधियाँ है, चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो, प्रायोगिक हो, इन सब से ये सारी जानकारी हमको प्राप्त होती है। और इन्होंने बताया कि इन जानकारियों की जो इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है, कि सारी सूचनाएं हम जिस तरह से इकट्ठा करते हैं उसे ही व्यक्तिगत प्रदत्त संकलन सेवा नाम से जाना जाता है। अब इन जानकारियों का क्या महत्व है? उस बच्चे को शैक्षणिक यानी कौन सा विषय चुने, किस लाइन में जाए, और व्यावसायिक निर्देशन यानी भविष्य में कौन सा रोजगार चुने या किस कोर्स करके किस नौकरी या व्यवसाय में जाए, यह निर्देशन प्रदान करने में बहुत बड़ा महत्व होता है। नेक्स्ट, परामर्श सेवा का महत्व, प्रक्रिया और परामर्शदाता के गुण लिखो। परामर्श शब्द अंग्रेजी के काउंसलिंग से बना है, और काउंसलिंग लैटिन भाषा के काउंसिलियम से बना है, जिसका अर्थ है सलाह देना। अपने से अधिक अनुभवी, योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति के पास जाकर जो विचार विमर्श की जाती है, अपनी समस्याओं के बारे में पूछताछ की जाती है, वही परामर्श है। इस परामर्श के बाद वह व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करने के योग्य हो जाता है, और उस बारे में क्या निर्णय ले सके इतना भी वह योग्य बन जाता है। अब एक अच्छे परामर्शदाता के क्या गुण हैं? उनका व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक मतलब सुंदर नहीं, आकर्षक मतलब व्यवस्थित, साफ सुथरा, सकारात्मक। उसमें उच्च कोटि की बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि होगी तो ही आप सलाह दे पाओगे, और विषय की पूरी जानकारी हो। अब ऐसा तो है नहीं कि गणित का व्यक्ति संस्कृत की जानकारी नहीं दे पाएगा, अतः अपने विषय की पूरी जानकारी हो। उस जानकारी को बच्चे तक समझाने में, अभिभावकों को या किसी भी व्यक्ति को समझाने का विशिष्ट कौशल होना चाहिए। साथ ही वह उस व्यक्ति की बात को सुन सके, इसलिए धैर्यवान हो, सहिष्णु हो, आशावादी हो, क्योंकि जो भी व्यक्ति सलाह लेने आएगा अधिकतर वो थोड़ा सा निराशा से ग्रस्त होगा, तो उसके अंदर भी आशा जगा सके और उसके प्रति व्यवहार भी सहानुभूति पूर्ण हो। साथ ही जो प्रत्याशी आपके पास समस्या लेके आया है उसके मन की बात वो अच्छी तरह से कह सके, इसके लिए उसे प्रोत्साहित करना है। प्लस परामर्शदाता का नैतिक आचरण भी अच्छा होना चाहिए। समाज में जितनी अच्छी छवि होगी तो ही लोग आपके पास सलाह लेने के लिए आएंगे। परामर्शदाता को लचीला होना चाहिए। लचीला मतलब परिस्थिति के अनुसार सलाह देवे, समायोजित हो जावे, अपनी बात पर अड़ियल नहीं रहे। नेक्स्ट, सूचना सेवा का वर्णन कीजिए। तो सूचना मतलब जानकारी। अब जिस विद्यार्थी को निर्देशन की आवश्यकता है और जो उसे निर्देशन यानी सलाह दे रहा है, दोनों के लिए सारी जानकारियां होना जरूरी है। अब पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियां और उनकी क्या विशेषता है, यह सूचना जितनी अच्छी तरह से होगी उतनी ही अच्छी सलाह वह दे पाएगा। तो सूचना सेवा यह जानकारियाँ उपलब्ध कराती है। सूचना सेवाओं से जो जानकारी मिलती है वह विश्वसनीय होती है। इनके आधार पर उस व्यक्ति को कौन सा विषय चुना जाए, या व्यवसाय कौन सी व्यवसाय की लाइन में जाया जाए, या किस समस्या का समाधान पारिवारिक या निजी जीवन में कैसे हल किया जाए, इसी सलाह देने में, ऐसा उचित निर्णय लेने में यह सूचनाएं सहायक सिद्ध होती है। अब कौन कौन सी सूचनाएं जरूरी होती है? व्यक्ति से संबंधित सूचनाएं, उसके मित्र,
उसकी क्या रुचि है, उसके पारिवारिक जीवन में क्या चल रहा है, उसका स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, उसके परिचित, इन सब में क्या क्या उनसे संबंधित क्या क्या बातें हैं, उस व्यक्ति की सांस्कृतिक जानकारी, मतलब वह किस रीति रिवाज या किस समाज से आया, उसमें क्या परंपराएं चल रही है, इन सब चीज़ों से संबंधित जानकारी जरूरी है। अब ये जानकारी किससे ली जाती है? उनके परिचित, सगे संबंधियों आदि से ली जाती है। कई बार अध्यापकों से या उनके नौकरों से भी जानकारियाँ ली जाती है। इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए कुछ और माध्यम है कि अवलोकन, साक्षात्कार, वार्तालाप के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त की जाती है। संजय लुणावत, माय मिशन उदयपुर। अनुगामी सेवा अथवा अनुवर्ती सेवा पर एक लेख लिखना है। अनुगामी सेवा, यह निर्देशन और परामर्श, यानी बच्चे को जो सलाह दी गई है उसका मूल्यांकन किया जाता है कि वह सलाह कितनी सही साबित हुई, और सुधारात्मक कदम है। सुधारात्मक मतलब कि अगर कोई खामी रह गई हो तो उसे कैसे दूर किया जाए। तो अनुगामी सेवा में छात्र जब उसको पदस्थापन मिल जाता है, वो अपने व्यवसाय या नौकरी में चला जाता है, उस दौरान उसकी कार्यकुशलता देखी जाती है कि वह रोजगार से कितना संतुष्ट है और वह उस रोजगार में, उस व्यवसाय या नौकरी में कितना प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहा है। यानी इससे पता लगता है कि उसको जो निर्देशन दिया गया वो सही साबित हुआ या उसमें कोई त्रुटि रह गई। नेक्स्ट, समूह निर्देशन और समूह परामर्श में अंतर स्पष्ट करो। तो समूह निर्देशन में अधिकांश छात्र निष्क्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं, यानी जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है और बच्चे बैठे हुए हैं, जबकि समूह परामर्श में छात्रों को सक्रिय रहना पड़ता है, सहभागिता निभानी पड़ती है। जो सलाह दे रहा है, परामर्श दे रहा है, उसके साथ उसे विचार विमर्श करना पड़ता है, अपनी बात रखनी पड़ती है और अपनी शंका के लिए भी उसको समाधान के लिए क्रॉस क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट, वैयक्तिक और समूह परामर्श में अंतर स्पष्ट करो। तो जो वैयक्तिक परामर्श में एक बार में दो व्यक्ति ही आमने सामने होते हैं, जो परामर्शदाता यानी जो सलाह सुझाव दे रहा है, और वह विद्यार्थी जिसे सलाह की ज़रूरत है। तो इस कारण इसमें गोपनीयता भी रहती है, एक समय में एक ही व्यक्ति को सलाह मिल पाती है। जबकि समूह परामर्श में एक साथ पूरे समूह को सलाह सुझाव परामर्श दिया जाता है। इसके कारण समय और धन और मेहनत तीनों की बचत हो जाती है, लेकिन इसमें गोपनीयता संभव नहीं है। जो भी बात होती है वह सबके सामने, पूरे समूह के सामने होती है। नेक्स्ट, अच्छे निर्देशन संगठन की विशेषताएं बताओ। तो निर्देशन का उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों को योग्य नागरिक बनाना, उसे ऐसी सलाह देना जो उसको सही विषय चुनने में, सही कैरियर चुनने में और जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायक साबित हो। अब इसके लिए अच्छा निर्देशन क्या होना चाहिए कि यह निर्देशन सेवाएं सभी व्यक्तियों को मिलनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को कहीं न कहीं बिना सलाह के गलत दिशा में भटकने का खतरा रहता है। और निर्देशन कार्यक्रम छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी बच्चों की सुननी चाहिए, ये पता लगाना चाहिए कि उसके अंदर क्या योग्यता है। ऐसा नहीं कि हम अपनी ओर से ही उन पर कोई सलाह थोप दें, और विद्यार्थी को जो भी सलाह दी गई उसके बाद उस बारे में निर्णय क्या करना है वह विद्यार्थी पर ही छोड़ देना चाहिए। उसको हर बात से संबंधित प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट सारी जानकारियाँ दे दो और उसके बाद विद्यार्थी पर छोड़ दो कि अब देख लो, अब आपको हमने जो सलाह दी उसमें से आपको कौन सा, किस विषय को या किस फील्ड को चुनना है। निर्देशन कार्यक्रम में विद्यालय के जितने भी कार्मिक हैं सभी अपनी अपनी योग्यता अनुसार सहभागिता करें, क्योंकि कोई किसी विषय विशेष का अच्छा एक्सपर्ट होता है, कोई किसी दूसरे विषय का, कोई पढ़ाई से संबंधित फील्ड में एक्सपर्ट होता है, कोई खेलकूद का एक्सपर्ट होता है। तो सभी को अपनी पूरी सहभागिता देनी चाहिए। और विद्यार्थी के बारे में उसको सलाह देने के दौरान हमारे पास जो भी जानकारियाँ होती है उन जानकारियों को जो गुप्त रखने लायक है उनको गुप्त रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी की बाद में बदनामी हो जाए। और प्रत्येक छात्र के संबंधित जितनी भी जानकारी है उनको हमको लिखित में रखना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल्स में रोगी का पूरा रिकॉर्ड रहता है कि अगली बार जब जाते हैं तो पिछले रिकॉर्ड फाइल को देख करके वो आगे का ट्रीटमेंट लिख देते हैं। तो बच्चे का भी पूरा ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई पोर्टफोलियो या फाइल होनी चाहिए ताकि उससे जुड़ी हुई छोटी से छोटी जानकारी भी हमारे पास रहे, भूल जाने का खतरा नहीं रहे। और अच्छा निर्देशन हो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में बजट यानी धनराशि भी उपलब्ध होनी चाहिए।
और कार्यक्रम में जो भी आधार बनाया जाए, विद्यार्थी की आवश्यकता, उस विद्यालय की क्या परिस्थितियाँ है और उस समाज में क्या चीज़ें प्रचलित है या क्या किन सुधार की आवश्यकता है, इन सबको ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, अध्यापक के निर्देशन संबंधी उत्तरदायित्व बताओ। सबसे अच्छा निर्देशन अध्यापक ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपने विद्यार्थियों की आवश्यकता, परिस्थितियाँ और समस्या की अच्छी तरह से जानकारी होती है। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना चाहिए, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी क्लासें होती है, बहुत सारी भीड़ होती है, तो आजकल के अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, जबकि वो होनी चाहिए। साथ ही कुसमायोजित छात्रों का पता लगाना चाहिए। कुसमायोजित मतलब ऐसे छात्र जो विद्यालय में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो बुरी संगति में हैं, जिनकी हरकतें गलत है, जो विद्यालय में या अन्य बच्चों के लिए परेशानी का कारण है, ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाकर उनको अलग से काउंसलिंग करनी चाहिए। अभिभावकों से भी संपर्क करने से विद्यार्थी और उसके परिवार संबंधी कई जानकारियाँ हो जाती है। साथ ही विद्यार्थियों को लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। छात्रों को हर समय प्रोत्साहित करना चाहिए, यस तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उसको हमेशा निगेटिव बोलते रहें। बच्चों की रुचियों का भी पता होना चाहिए। साथ ही वर्तमान समय में किस किस फील्ड में बच्चे के लिए रोजगार की संभावना है, वह जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे अभी पता चले, कई बार स्कूलों में बच्चों को बताया ही नहीं जाता है कि BSTC या 4 वर्षीय BA B.Ed की वैकेंसी निकली है, ताकि अगर बता दो तो हो सकता है उसमें से कोई बच्चा उसमें इंटरेस्टेड और एजुकेशन की लाइन को चुन लेवे। विशेषज्ञों की भी सहायता लेनी चाहिए। नेक्स्ट, भारत की परिस्थितियों के संदर्भ में समूह निर्देशन की व्यवस्था कहाँ की जा सकती है। तो समूह निर्देशन का मतलब एक साथ बहुत सारे बच्चों को मार्गदर्शन या सलाह देना। तो ऐसा कहाँ पर हो सकता है, विद्यालय में जैसे जो प्रार्थनाएं होती है, तो उसमें पूरे इस विद्यालय के सभी बच्चे एक साथ होते हैं, वहाँ पर उनको विभिन्न विषयों पर सलाह दी जा सकती है। जो कक्षाएं चल रही जनरल क्लास, जैसे 11th-12th में लोगों के अलग अलग साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स फैकल्टी होती है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी कंपलसरी होने से उस सामान्य कक्षा में भी उनको बताया जा सकता है। कई तरह के जो कार्यक्रम होते हैं स्कूल में, गोष्ठी या सभा, जैसे शिक्षक दिवस है या इस तरह से कार्यक्रम मनाए जाते हैं, उस दौरान भी बच्चों को ये जानकारी दी जा सकती है। और समय समय पर स्कूल में सम्मेलन और कैरियर काउंसलिंग के लिए भी कोई विशेष सेशन आयोजित करने चाहिए। नेक्स्ट, कैरियर सूचना केंद्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो कैरियर सूचना केंद्र में कैरियर यानी व्यवसाय संबंधित सारी प्रकार की सूचनाएं होती है कि उस लाइन में जाने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है, कहाँ परीक्षा देनी है नहीं देनी है, उसमें आगे भावी विकल्प क्या है, कितने समय का वह कोर्स है, उसमें लगभग कितना राशि व्यय होगी, ये सारी जानकारी इस कैरियर सूचना केंद्र पर होती है। इसलिए विद्यार्थी को अलग अलग भटकना नहीं पड़ता, एक ही स्थान पर उसको अपने से संबंधित सारी लाइन का पता लग जाता है। नेक्स्ट, कक्षा परामर्श पर टिप्पणी लिखो। तो समूह परामर्श यानी एक साथ बहुत सारे बच्चों को सलाह देना, तो उसके लिए कई तरह के उपाय हैं। तो एक उपाय, उसी का एक पार्ट कक्षा परामर्श भी है कि पूरी कक्षा को एक साथ समझाया जाए। तो इसमें समान रुचि वाले बच्चों को छांट कर उनकी एक कक्षा बना करके उनको परामर्श दिया जाए। जो भी विषय चुना जाए वह उन विद्यार्थियों की आवश्यकता और स्तर के अनुरूप हो और सरल भाषा शैली में प्रस्तुत हो। और जब भी उनको परामर्श दिया जाए तो कक्षा परामर्श के दौरान दैनिक जीवन से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देने चाहिए, जिससे बच्चों को समझने में और निर्णय लेने में आसानी रहती है। बच्चों को भी सहभागी और सक्रिय बनाना आवश्यक है, यानी उनके मन में अगर कोई शंका हो तो उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्लस बच्चों को परामर्श देते समय चार्ट, पोस्टर, ग्लोब, प्रोजेक्टर, इन सब की PPT वगैरह का भी उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही ये परामर्श बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं हो कि बच्चे बोर हो जाए। नेक्स्ट, निर्देशन के क्षेत्र में विद्यालय का एक महत्वपूर्ण स्थान है, स्पष्ट कीजिए। तो विद्यालय ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर विद्यार्थियों में जो आवश्यक परिवर्तन होते हैं, उनके कई गुण और योग्यता उनकी विकसित होती है। बच्चे से संबंधित, उसके अभिभावक से संबंधित, उसकी परिस्थिति से संबंधित सारी जानकारी विद्यालय में होती है। अतः विद्यालय और वहाँ के शिक्षक उस बच्चे को उचित विषय का चयन कराने में मदद कर सकते हैं। उस बच्चे की व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है और उसके भावी जीवन जो है कैरियर के
चुनने में और करियर के निर्माण में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिगत परामर्श को स्पष्ट कीजिए। वैयक्तिक परामर्श में एक बार में एक व्यक्ति को परामर्श दिया जाता है। यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक जीवन से संबंधित समस्याओं के लिए दिया जाता है। इसमें सांवेगिक समस्याएं भी होती है। सांवेगिक मतलब इमोशन से रिलेटेड, कि कई बार बच्चा क्या होता है, जल्दी घबरा जाता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, उसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो इस तरह की जो है कि वो उसके भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो, तो उसको अपने जीवन से संबंधित सारी समस्याओं को समझना और स्वयं उसका हल कर सके, ऐसी क्षमता उसमें विकसित की जाती है। इस तरह से व्यक्तिगत परामर्श का मुख्य उद्देश्य है कि वह बच्चा अपने व्यक्तिगत जीवन में भी तालमेल बिठा पाए और अपने अंदर कोई कुशलता, हुनर विकसित कर लेवे। अब वैयक्तिक परामर्श के क्या सिद्धांत हैं? तो गोपनीयता होनी चाहिए, क्यों? ताकि उस व्यक्ति के से संबंधित कोई संवेदनशील जानकारी बाकी लोगों को पता नहीं चले। लचीलेपन का सिद्धांत होता है, क्योंकि अलग अलग तरह के लोगों में अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग योग्यता होती है, तो कोई एक ही चीज़ पर अड़ा या रिजिड नहीं रहा जा सकता है। समग्र व्यक्तित्व पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति का कोई एक पक्ष कमज़ोर होता है तो दूसरे पक्ष में वो मजबूत भी हो सकता है, उसके अनुरूप उसे सलाह दी जानी चाहिए। परामर्श लेने आया है व्यक्ति, उसके प्रति सहिष्णु, सहृदय और अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए और उसके प्रति सहयोग की भावना रखनी चाहिए। नेक्स्ट, सामूहिक निर्देशन की विशिष्ट प्रविधियों का उल्लेख करो। तो सामूहिक निर्देशन मतलब एक बार में कई सारे लोगों को एक साथ बिठा करके सलाह देना, वह है सामूहिक निर्देशन। तो इसके लिए क्या क्या प्रविधि है? पहली प्रविधि है निर्देशन कक्षाएं, यानी एक ऐसी कक्षा आयोजित करो। आजकल होते हैं कि कभी कभी हफ्ते में एक आध बार या कहीं सेशन आयोजित होते हैं, उसमें सब एक साथ आ जाते हैं जिनकी रुचि वगैरह समान हो, जिनका लक्ष्य समान हो, और उनको एक साथ सलाह दे दी जाती है। दूसरा प्रविधि है आजीविका सम्मेलन। इसमें विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से व्यावसायिक और शैक्षणिक अवसर के बारे में बताया जाता है और बच्चे को जो उचित लगे वह चुन लेता है। इस तरह के सेशन में उनके अभिभावकों को भी बुलाना चाहिए। तीसरा है गृह कक्ष। गृह कक्ष स्कूल में ही आयोजित होता है। इसमें एक कालांश होता है, एक पीरियड जो सामूहिक वार्तालाप के लिए यानी बच्चों और शिक्षक के बीच आपसी बातचीत के लिए निश्चित कर देते हैं। एक बार में एक अध्यापक 20 से 30 विद्यार्थियों को गाइडेंस देता है। तो ये सारा जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को कहते हैं गृह कक्ष। गृह कक्ष इसलिए कहते हैं कि होता तो स्कूल में ही एक कमरे में सारी सलाह दी जाती है, लेकिन यहाँ पर माहौल स्कूल की जो औपचारिकता है, कठोरता है, उससे मुक्त होकर के मित्रतापूर्ण वातावरण होता है, सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है। इसमें बच्चे घुले मिले रहते हैं और वो अपनी समस्याओं को निश्चिंत होकर शिक्षक को बता देते हैं और शिक्षक भी फ्रेंडली तरीके से उनका समाधान करने में मदद करता है। क्लब होते हैं जैसे विज्ञान क्लब वगैरह, इस तरह से। अगला है पर्यटन और भ्रमण के माध्यम से भी व्यक्ति को कई तरह के सामूहिक निर्देशन या कई तरह की गाइडेंस प्राप्त हो जाती है। आजकल होता है जैसे ये डे वो डे, तो ऐसा स्टूडेंट डे होता है, कैरियर डे होता है जो हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, युवा दिवस होते हैं, कॉलेज डे होते हैं। तो इन दिनों के दौरान भी सभी को सामूहिक रूप से कैरियर संबंधी जानकारी दी जाती है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी होती है। इसी तरह से एक और प्रविधि है कैथोर्टिक सपोर्टिव समूह चिकित्सा। कैथोर्टिक सपोर्टिव समूह चिकित्सा, यह धार्मिक क्षेत्र से यह कॉन्सेप्ट आई है। कैथोर्टिक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शुद्धिकरण। तो कैथोर्टिक में क्या होता है कि इस कैथोर्टिक सपोर्टिव समूह चिकित्सा में कोई भी व्यक्ति या विद्यार्थी है, वो उस समस्या से घिरा हुआ है, मानसिक तनाव में है, वह उसे मौका दिया जाता है कि अपनी समस्या का खुल करके वर्णन करे। अब इस तरह से बता देने से उसके अंदर की भड़ास या उसके अंदर का जो तनाव है वो निकल जाता है। और ऐसे विद्यार्थियों को अगर उसने कोई गलती भी की है तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। तो बच्चा एक तरह से क्या होता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। और सामूहिक रूप से यह क्रिया करने से सारे बच्चों को आगे के लिए भी गाइडेंस मिल जाता है। अगला है अनिर्देशित सामूहिक चिकित्सा। इसमें उस बच्चे के अंदर ही सूझ समझ का विकास किया जाता है कि वो अपनी समस्या के लिए खुद ही निर्णय ले सके और उस निर्णय को क्रियान्वित करके समस्या से मुक्त हो जाए। एक दृश्य श्रव्य सामग्री का भी उपयोग किया जाता है।
दृश्य श्रव्य सामग्री या फिल्म दिखाना, जैसे भूल भुलैया। अब भूल भुलैया फिल्म अगर देखें तो आपने देखा होगा कि बच्चा समझ जाता है कि अंधविश्वास क्या है और उसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है और किस तरह से उसको मुक्त होना चाहिए। फिर बच्चे को जो नाटक है उस क्रिया में भाग लेकर के भी उसको सामूहिक निर्देशन प्रदान किया जाता है। अब ऐसा कैसे होता है, तो आप देख लीजिए कि अगर वो बच्चा उस नाटक में अभिनय कर रहा है तो जिस पात्र का अभिनय कर रहा है उसकी सोच उस पात्र के जैसे क्या चल रहा होगा। जैसे कोई महाराणा प्रताप का अभिनय कर रहा है तो महाराणा प्रताप ने क्या दुख झेले हैं, उन्होंने उसमें किन परिस्थितियों को, किन अंतर्द्वंद्वों का सामना किया होगा, वो सारी चीज़ें बच्चे के मन में कहीं न कहीं कुछ आ जाती। तो उसके हिसाब से वह अपनी क्षमता का विकास करेगा। आप देख सकते हैं रंग दे बसंती फिल्म इस बारे में बहुत अच्छा समझाती है। इसी में एक और है समूह अधिगम, यानी बच्चों को एक साथ सिखाना, अनौपचारिक बातचीत करना, फिल्म प्रयोग विधि, व्याख्यान विधि की विशेषज्ञों को बुला करके मार्गदर्शन संबंधी, उनके मोटिवेशन संबंधी उनके लेक्चर करवाए जाएं। नेक्स्ट, समूह परामर्श से आप क्या समझते हैं? आधार, लाभ, आवश्यकता, प्रक्रिया और क्रियाकलापों की विवेचना करो। तो जब व्यक्तियों को या उनके पूरे समूह को एक साथ कोई सुझाव दिया जाता है, परामर्श दिया जाता है, उसे समूह परामर्श कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहकर ही अपना जो तालमेल बिठाता है और अपनी समस्याओं को पता लगाकर हल कर पाता है। अब इसके कुछ मूलभूत आधार हैं। सामूहिक परामर्श प्रत्याशी को इस योग्य बनाता है कि पूरे समूह में रहकर दूसरे लोगों से भी थोड़ी सी तुलना करके अपनी वास्तविक क्षमता को और कमियों को पहचान सके और उस बारे में उनको दूर कर सके और क्षमताओं को बढ़ा सके। सामूहिक जीवन का अनुभव ही उसे जीवन में आगे बढ़ाता है, क्योंकि हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य और समाज में रहते हैं, तो हमको समाज के साथ तालमेल बिठाने की हमें क्षमता होनी चाहिए। अब समूह परामर्श के क्या लाभ है? सभी सहभागी हैं, तो हम कई बार दूसरों की समस्याएं सुन के और उनके समाधान सुन के हमको अपनी समस्या और उनके समाधान के बारे में अपने आप जानकारी हो जाती है। कई तरह की मानवीय दुर्बलता है, नशा वगैरह, तो इनके बारे में भी सबके बीच खुली बहस, लाभ हानि पता होने से हम उस कुरीतियों, अंधविश्वास या बुरी आदतों से दूर हो जाते हैं। अब समूह परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जो समूह परामर्श के लिए परामर्श को जो सूचनाएं समूह परामर्श से प्राप्त नहीं हो सकती, तो क्या करता है, अलग से व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा भी ले सकता है। अब समूह परामर्श में क्या होता है, आयु है, जैसे लड़कियां या है उनकी जो भी रुचि है उसके आधार पे एक जैसा समूह चुन लिया जाता है और फिर उनकी कोशिश की जाती है कि अगर उनकी समस्या भी एक जैसी हो तो उनको परामर्श देने में सुविधा रहती है। समूह का आकार छोटा होना चाहिए, एक बार में 6 से 8 जनों को ही सामूहिक परामर्श दिया जाना चाहिए। समूह परामर्श की प्रक्रिया में क्या होता है, उस सदस्य के लक्ष्य का पता हो, उस व्यक्ति के स्वभाव का हमको पता हो। ये सारी जानकारी होने पर ही हम उसको सही और लाभदायक सलाह दे पाएंगे। उस व्यक्ति को उसके लक्ष्य को निरंतर याद दिलाना जरूरी है और जो परामर्श दिया गया उसका मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए कि वास्तव में उस मूल्यांकन से उस बच्चे को क्या फ़ायदा हुआ, उस पर क्या प्रभाव पड़ा और यह परामर्श कितना सफल रहा। अब समूह परामर्श के अंतर्गत वार्ताएं आयोजित की जा सकती है, नाटक समूह बनाए जा सकते हैं, शैक्षणिक यात्राएं की जा सकती है, किसी गोष्ठी, सभा या किसी सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। समूह निर्देशन का उपचारात्मक महत्व भी है, क्योंकि समूह निर्देशन के द्वारा जो एक अंधेरे से कई लोगों को डर लगता है, कई लोगों में मन में अंतर्द्वंद चलते रहते हैं, कई बच्चे गृह कार्य या परीक्षा से डरते हैं, तो ऐसी बहुत सारी अनावश्यक शंकाएं हैं जिनके पीछे कोई आधार नहीं होता है, इनका भी विद्यार्थी तनाव लेता है। तो समूह निर्देशन के द्वारा इन सारी चीज़ों को, इन सारे नुकसान को कम किया जा सकता है। अब समूह परामर्श या समूह निर्देशन के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो एक तो विश्वास का वातावरण बनाए रखना चाहिए, विद्यार्थी को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अध्यापक और अभिभावक यानी माता पिता को भी यहाँ पर बुलाना चाहिए। जहाँ तक हो सके एक समूह के सदस्य एक ही आयु के होने चाहिए, समान योग्यता के और समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए, तो ऐसे में वह समूह परामर्श ज़्यादा प्रभावी साबित होगा। साथ ही भाग लेने वाले जितने भी हैं उसमें बच्चे, अभिभावक, माता पिता, शिक्षक सब सक्रिय होने चाहिए। नेक्स्ट, कैरियर यानी
वृत्तिक परामर्श के बारे में बताइए। तो वृत्तिक यानी कैरियर का मतलब होता है भविष्य में विद्यार्थी अपने लिए कौन सी नौकरी या कौन सा रोजगार चुने, किस फील्ड में चुने, अपना शैक्षणिक कैरियर चुनने और उससे संबंधित योजनाएं बनाने में उसको मदद मिलती है। अब यह परामर्श आयोजित काफ़ी पहले लोगों को बता देना चाहिए कि किस दिन यह कैरियर काउंसलिंग या कैरियर गाइडेंस दिया जाएगा। पहले से सूचित करने से क्या उनकी मानसिकता बनी रहती है, उन्हें पता रहता है कि हमें कौन कौन से प्रश्न पूछने या हमारे अंदर क्या कन्फ्यूजन चल रहे हैं। कैरियर परामर्श के जो उद्देश्य वो भी बता देने चाहिए। जो चर्चा करनी है उसके लिए फिल्म, चार्ट, पीपीटी, प्रोजेक्टर आदि की व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए। किस विषय पर क्या बोलना है और कौन वक्ता किस विषय पर बोलेगा यह भी पहले से तय होना चाहिए। साथ ही जब ये कैरियर काउंसलिंग हो जाए तब बाद में एक छोटा मोटा उसका रिव्यू लेना चाहिए कि उसमें क्या खामियां रहेगी, ताकि आगे और अच्छे तरीके से हम उन्हें समझा सकें। अब नेक्स्ट, संजय लुणावत, माय मिशन उदयपुर। क्वेश्चन, परामर्शदाता समुदाय से संपर्क हेतु किन साधनों का प्रयोग करता है? तो पहला साधन है अभिभावक दिवस। इस तरह से अभिभावकों को विद्यालय में बुला लेने से बच्चे के जो भी योग्यता है, रुचि है, घर में उसका व्यवहार है आदि जानकारियाँ आसानी से मिल जाती है। अब माता पिता स्कूल में आते हैं तो उसको स्कूल की और बच्चे से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है, जो भी प्रगति, उससे उनको अवगत कराया जाता है। इसके अलावा एक अन्य उपाय है कैरियर मेला। तो साल भर में 1 या 2 बार कैरियर डे या कैरियर मेले का आयोजन किया जाना चाहिए। एक शिक्षक अभिभावक मीटिंग होती है जिसमें वह परामर्शदाता है वह केवल शिक्षकों से भी विद्यार्थी से संबंधित कई पक्ष होते हैं, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, खेलकूद, पढ़ाई, इन पर बातचीत कर सकता है। स्टूडेंट्स डे होते हैं, छात्र दिवस, सूचना पत्रिकाएँ होती है, व्यक्तिगत संपर्क होते हैं। इस माध्यम से भी उनमें जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है और विद्यार्थी से संबंधित आवश्यक सूचनाएं ग्रहण की जा सकती है। नेक्स्ट, निरीक्षण प्रणाली पर टिप्पणी लिखो। तो निरीक्षण के अंतर्गत दूसरों के कार्यों का अवलोकन या व्यवहारों का अवलोकन होता है। इसमें स्वयं के अवलोकन भी हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर दूसरों का होता है। इसकी 2 पद्धतियाँ होती है। पहली तो है अंतर्दर्शन पद्धति। अंतर्दर्शन मतलब खुद के अंदर झांकना, यानी व्यक्ति अपनी ही शारीरिक, मानसिक आदि क्रियाओं का अध्ययन करता है। अब इसके गुण क्या है? आत्मनिरीक्षण यानी खुद के बारे में ही देखा जाता है, सरल है, खर्चा भी नहीं होता है और अनुमान पर आधारित है। लेकिन दोष क्या है? यह अवैज्ञानिक विधि, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने बारे में सिर्फ अच्छा ही वो जानने की कोशिश करेगा। पक्षपात पूर्ण है। निरीक्षण से प्राप्त परिणाम शुद्ध नहीं होते हैं। अब निरीक्षण की दूसरी जो विधि है वह है बहिर्दर्शन विधि। इसको बहिर्दर्शन विधि को अवलोकन प्रणाली भी कहते हैं। इसमें दूसरे लोगों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अब बहिर्दर्शन के कितने प्रकार है? 4। औपचारिक मतलब नियम कायदों के अंतर्गत नियंत्रित परिस्थिति में। अनौपचारिक मतलब किसी के साथ घुल मिल कर पारिवारिक दृष्टि से उसको पता भी नहीं चले और हम उनकी परख करें। व्यवस्थित यह योजनाबद्ध होता है। और आकस्मिक जैसे स्कूलों में कभी अचानक पहुंच गए या क्लास में अचानक पहुंच करके विद्यार्थी के निरीक्षण किया। अब बहिर्दर्शन विधि के गुण क्या है? व्यापक है, विश्वसनीय है, निष्पक्ष है और इसके द्वारा पशु और जो पागल है उनके व्यवहार का भी अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि पशु और पागल अपने खुद का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। अब बहिर्दर्शन पद्धति के दोष क्या है? पूर्वाग्रह इसमें शामिल रहते हैं, यानी अगर हमने पहले से ही किसी के बारे में सोच रखा है कि वो गलत है तो उसकी हर बात हमको गलत लगेगी। कई लोग दोहरे व्यक्तित्व वाले होते, बाहर कुछ अंदर कुछ, उनका अध्ययन भी इस विधि से नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्यक्ति अध्ययन विधि के अर्थ, गुण और दोष। तो व्यक्ति अध्ययन में कोई भी जो घटना होती है या कोई भी एक व्यक्ति होता है उसके बारे में सारी डिटेल वास्तविक जानकारी का अध्ययन किया जाता है। इसमें सारे पहलुओं का बहुत गहनता से, बहुत सूक्ष्मता से, बहुत गहराई से अध्ययन किया जाता है। अब इसका प्रयोजन क्या है? उस व्यक्तिगत इकाई यानी वह कोई घटना भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, उससे संबंधित सारी महत्वपूर्ण बातें पता लगाना ताकि उसके बारे में स्पष्ट जानकारी
और विस्तृत अध्ययन हमको हो सके। अब इसके गुण क्या है? यह निरंतर चलती रहती है, इसमें पूर्णता होती है क्योंकि एक के बारे में सारी जानकारी हमारे पास होती है। वैज्ञानिक विधि है। इसमें दोष क्या है कि यह विश्वसनीय इतनी ज़्यादा नहीं होती है और किसी एक घटना और व्यक्ति से जो जानकारी मिलती है उसको हम सभी पर सामान्य तौर पर लागू नहीं कर सकते। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण से क्या समझते हैं? उद्देश्य और विधि बताइए। तो नाम ही है उपचार करना, यानी विद्यार्थी के अंदर जो खामी है, जो त्रुटि है, उसकी जो परेशानी है सीखने में, पढ़ने में, उस कठिनाई को दूर करना। अब उद्देश्य क्या है कि ज्ञान संबंधी, अधिगम संबंधी या कई तरह की जो परेशानियां हैं उनको दूर करना, हीन भावना दूर करना और किसी विषय में, पढ़ाई में रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं एवं निर्देशन कार्यक्रम की विवेचना करो। तो ऐसे बच्चे जो किसी भी कार्य को या सीखने की क्रिया को बहुत ही शीघ्रता से और बहुत कुशलता से करते हैं, वे प्रतिभाशाली बालक हैं। उनको पहचानने के लिए और उनको निर्देशन में इन तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो हम उस बच्चे की पहचान कर लें कि कौन प्रतिभा संपन्न है। अब कैसे पता चले? तो प्रतिभाशाली बच्चे में निम्न लक्षण होते हैं कि उसका IQ यानी बुद्धि लब्धि ऊंची होती है, यानी 130 से भी अधिक होती है। वह स्वस्थ होता है, समाज में यानी अपने दूसरे साथियों से तालमेल अच्छा कर लेता है। नैतिक गुण बहुत अच्छे होते हैं, सदाचारी होगा, अनुशासन में होगा, अच्छा बोलेगा, उसकी याददाश्त, स्मरण शक्ति अच्छी होगी, उसके हर कार्य में श्रेष्ठता झलकेगी। वह शारीरिक रूप से स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखेगा, स्नान करके अच्छे साफ कपड़े पहनकर आना, और किसी भी कार्य में अगर उसको सहयोग कहा जाए तो बहुत प्रसन्नता से सहयोग करेगा। उसकी उपस्थिति नियमित रहेगी विद्यालय में, सबके साथ व्यवहार मधुर रहेगा, उसकी समझ यानी परिपक्वता, मैच्योरिटी का स्तर अच्छा होगा और उसमें सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी होगी। अगर ये गुण अधिकतर किसी मिल रहे हैं मतलब वो बच्चा प्रतिभाशाली है। अब प्रतिभाशाली बच्चों को निर्देशन देने में क्या ध्यान रखें? उनकी योग्यता और उनकी रुचि के अनुसार उनको गतिविधियां यानी कार्य देने चाहिए, निरंतर प्रोत्साहन देना चाहिए, उसमें नेतृत्व के गुण का विकास करना चाहिए और ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। उनको विशेष रूप से भी अध्ययन कराना चाहिए, यानी जो सामान्य जो बच्चों के साथ सबके साथ जो पढ़ाई हो रही इसके अलावा भी एक्स्ट्रा उनको पढ़ाया जाना चाहिए। थोड़े उच्च स्तर के यानी कठिनाई स्तर ज़्यादा हो ऐसी पढ़ाई करानी चाहिए और उन्हें कक्षोन्नति भी दी जानी चाहिए। यानी अगर वो 10 साल का पर उसकी बुद्धि 12 साल जैसी है तो फिर उसको अगली कक्षा में अपने आप प्रमोट करके बिठा देना चाहिए। इस तरह के उच्च स्तरीय शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट, पिछड़े बालकों की विशेषता एवं निर्देशन कार्यक्रम की विवेचना करो। अब पिछड़े बालक मतलब जो शारीरिक, मानसिक और व्यवहार में कुछ बाकी अन्य और सामान्य बच्चों से थोड़ा पीछे हैं, यानी जिनकी सीखने की गति धीमी है, अधिकतर जो निराशा अनुभव करते हैं, जो समाज विरोधी काम यानी अनुशासनहीनता या ऐसे काम जो कक्षा के अच्छे बच्चों के गुण नहीं होते हैं, जैसे मादक पदार्थों का सेवन करना, लड़ाई झगड़े करना, क्लास से गायब रहना, इनकी बुद्धि लब्धि भी कम होती है, IQ कम होता है। यह छोटी छोटी बात पर उग्र हो जाते हैं, यानी कुसमायोजन, तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। अब ऐसी जो पिछड़े बालक होने के पीछे क्या कारण है? तो एक तो वंशानुक्रम भी होता है, जेनेटिक, पीढ़ी दर पीढ़ी। एक जिस माहौल में रहते हैं हो सकता है वो माहौल पढ़ाई जैसा या अच्छा माहौल नहीं हो। बच्चों में कोई शारीरिक दोष भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से हो, परिवार का आकार बड़ा हो, परिवार में कलह हो रही हो, माता पिता अशिक्षित हो, तो इस वजह से भी बच्चा पढ़ाई में पिछड़ जाता है और असामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है। कई बार विद्यालय का दोषपूर्ण संगठन कि जहाँ बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाए, बच्चों को अनावश्यक प्रताड़ित किया जाए या शिक्षकों का लेवल अच्छा नहीं हो, तो वहाँ पर भी ऐसी समस्या आती है। अब मंदबुद्धि बालकों का निर्देशन कैसे किया जाए? तो उनकी जो क्षमता है, उनकी रुचि है, वो उसी के आधार पर उनको पढ़ाया जाना चाहिए। सभी शिक्षकों का बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और सहयोग होना चाहिए। जो गणित है ना, भाषा है, विज्ञान है, ऐसे विषय में उनको अच्छे से पढ़ाना चाहिए, अलग से पढ़ाना चाहिए। और पढ़ाई के जो तरीके हैं, शिक्षण विधियाँ, वो विद्यार्थी केंद्रित हो, यानी बच्चों को समझ में आ जावे इस तरह की हो।
हर मंदबुद्धि बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। अब चूंकि वो मानसिक रूप से थोड़े पिछड़े हुए हैं तो उनके लिए सहायक सामग्री का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और सहायक सामग्री रोचक हो। जैसे बच्चे को अगर दुनिया के बारे में पढ़ा रहे हैं तो रंग बिरंगे नक्शों, चार्ट और उनके से पढ़ाया जाना चाहिए। इनके लिए विशेष पाठ्यक्रम होना चाहिए कि जो कठिन चीज़ें हैं वो हटा देनी चाहिए, नहीं तो बच्चे उनको कर नहीं पाएंगे और निराश हो जाएंगे। तो उनके स्तर के अनुसार अलग से सिलेबस होना चाहिए। साथ ही उनको हस्तशिल्प या ऐसे विषय की जानकारी दो जो भविष्य में वो स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सके, कोई रोजगार उनका लग जाए और सरलता से और सुगमता से अपने आजीविका कमा सके और समाज के साथ तालमेल बिठा सके। समाज उपयोगी शिक्षा होगी, समाज में एडजस्ट हो जाएंगे तो उनको भी परेशानी नहीं होगी, दूसरों को भी नहीं होगी और उनमें आत्मविश्वास की भावना का भी विकास होगा। नेक्स्ट, समस्याग्रस्त व्यवहार वाले बालक और उनके निर्देशन कार्यक्रम को समझिए। तो समस्यात्मक बालक मतलब जिनसे विद्यालय प्रशासन को परेशानी होती है, अन्य बच्चे भी परेशान होते हैं। अब समस्यात्मक व्यवहार वाले बालक कौन कौन से? कोई चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, लड़ी झगड़े कर रहा है, नशीले पदार्थों का सेवन कर रहा है। अब इस तरह के व्यवहार के पीछे क्या कारण है कि हो सकता है बच्चों में असुरक्षा की भावना हो तो उसमें वो तनाव और नशे में लग गए हों। परिवार की परिस्थितियाँ उनकी अच्छी नहीं हो, गरीब परिवार हो, माता पिता में लड़ी झगड़े हो, परिवार का आकार बड़ा हो, कलह वगैरह हो, माता पिता अशिक्षित हो तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। स्कूल का अगर वातावरण अच्छा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा कठोरता वाला हुआ या बिल्कुल लापरवाही वाला हुआ तो भी बच्चे समस्यात्मक हो जाएंगे। बच्चों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। अब इन समस्यात्मक बालकों के निर्देशन के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? तो घर घर संपर्क होना चाहिए। उस बच्चे के माता पिता, जो टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे के संगी साथी हैं, उन सब से सतत संपर्क करना पड़ेगा ताकि बच्चे पर हर तरह से ऐसा माहौल उसको मिले कि उसका व्यवहार सुधर जाए। इस तरह के बच्चों को एक साधारण अध्यापक से हम उम्मीद करें कि वो उसको संभाल लेगा, सुधार लेगा, ज़रूरी नहीं है। इसलिए उस फील्ड के विशेषज्ञ के साथ संपर्क करना चाहिए। उन बच्चों की क्या परेशानियां, उनको कैसे दूर किया जाए, इस बारे में रिसर्च यानी अनुसंधान किया जाना चाहिए। व्यक्ति अध्ययन, चूँकि समस्यात्मक बालक, हर बालक अपने आप में अलग होता है तो उसकी परेशानियों के बारे में सारी जानकारी व्यक्ति अध्ययन के रूप में ली जानी चाहिए। बच्चे में आत्मविश्वास जगाएं, उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करें, बच्चे को नैतिक आचरण के लिए प्रेरित करें, बच्चे की संगति यानी मित्र मंडली अच्छी हो, उसका वातावरण बढ़िया हो, ऐसा भी प्रयास करें तो फिर बालक सही व्यवहार करने लग जाएगा। नेक्स्ट, निर्देशन कार्य में कितने प्रकार के परीक्षण काम में आते हैं? अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता है? तो निर्देशन कार्य में 5 प्रकार के परीक्षण काम में आते हैं। एक तो उसकी बुद्धि के बारे में, उसकी रुचि के बारे में, उसका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के बारे में, अभिवृत्ति यानी एप्टीट्यूड के बारे में और योग्यता परीक्षण। अच्छे परीक्षण की अब क्या विशेषता होती है? तो व्यापक होता है। व्यापक मतलब उसमें सारी डिटेल आ जाती। विभेदीकरण यानी उस परीक्षण से पता लग जाता है कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन सा कमज़ोर है और कौन सा मध्यम है, स्पष्ट पता लग जाता है। वस्तुनिष्ठ होता है यानी एक प्रश्न का एक ही सही उत्तर होता है ताकि जब परिणाम सबके लिए समान हो। विश्वास करने लायक होता है वो परीक्षण यानी विश्वसनीय। वैध होता है, जिस गुण या जिस कक्षा या जिस स्तर के बच्चों के लिए बनाया जाता है उन बच्चों का ही मूल्यांकन हो, उसे हम कहेंगे वैध। उपयोगी होता है और इसको लागू करने में सरल यानी प्रशासन में सरलता रहती है। इसकी भाषा स्पष्ट और सरल होती है और कम खर्च में यह परीक्षण हो जाता है और बच्चों को अंक देने में भी सरलता और सुविधा रहती है। नेक्स्ट, उपबोधन साक्षात्कार यानी परामर्श साक्षात्कार विशिष्ट प्रकार का साक्षात्कार है। समझाओ और इसके सोपान को बताओ। तो साक्षात्कार इंटरव्यू शब्द से बना है अंग्रेजी के। अब इंटर का अर्थ होता है परस्पर और व्यू का अर्थ होता है झांकना यानी मानसिक सर्वेक्षण करना यानी परस्पर दृष्टि निरीक्षण पता करना। यह इंटरव्यू का प्रकार है। तो एक तरह से अगर सरल भाषा इसकी कहे तो साक्षात्कार में आमने सामने बैठ करके एक निश्चित उद्देश्य के लिए आपसी बातचीत होती, उसी को हम साक्षात्कार कहते हैं। अब साक्षात्कार क्यों होते हैं? नियुक्ति के लिए, यानी ये साक्षात्कार के प्रकार है कि नियुक्ति के लिए साक्षात्कार, अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए, सूचना प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार, निदानात्मक यानी व्यक्ति की परेशानियों का पता लगाने के लिए साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार यानी उन परेशानियों को, उन समस्याओं के समाधान के लिए साक्षात्कार,
और एक आता है परामर्श साक्षात्कार। इसी परामर्श साक्षात्कार को उपबोधन साक्षात्कार भी कहते हैं। नेक्स्ट, अच्छी निर्देशन प्रविधियों का वर्णन कीजिए। तो निर्देशन मतलब बच्चों को सलाह देना और प्रविधि मतलब तरीके। तो अच्छी निर्देशन प्रविधि में जो विद्यार्थी है उसके व्यवहार, योग्यता, गुण आदि का और उसकी जो शैक्षणिक विकास है उसमें कितना गुणात्मक और मात्रात्मक उसमें क्वालिटी है, उन सबको पता करने के साथ साथ ही बच्चों को आगे शैक्षणिक क्षेत्र में भी वो आगे अच्छे विकास कर सके और अपना अच्छा करियर चुन सके, अपने व्यवसाय में अच्छे सफल साबित हो, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। अब बच्चे के जीवन के अलग अलग पहलू के लिए, ज्ञान के लिए अलग अलग तरह के निर्देशन प्रविधि होती है, अलग अलग। अब क्या होता है, ज्ञानात्मक व्यवहार के लिए अवलोकन, मौखिक और लिखित परीक्षा, साक्षात्कार आदि से पता लगाते हैं। उसके भावनात्मक व्यवहार के लिए रुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण आदि का पता लगता है और क्रियात्मक व्यवहार का पता लगाने के लिए उसकी प्रायोगिक परीक्षाएं ली जाती है। अब अच्छी निर्देशन प्रविधियों में मुख्य रूप से है, पहला है अवलोकन। अवलोकन मतलब उस व्यक्ति के बाह्य व्यवहार को देखकर उसका बारे में जानकारी पता करना। अब यह छोटे बच्चों के लिए, अनपढ़ के लिए, मानसिक रोगी यानी पागल वगैरह हैं, दिव्यांग है, पशु है और अन्य भाषा बोलने वाले जिनकी भाषा हमको पता नहीं चलती, उनके व्यवहार को भी हम अवलोकन से पता कर सकते हैं। अब अवलोकन भी दो तरह का होता है, स्व अवलोकन और बाह्य अवलोकन, जो भी हमने निरीक्षण में पढ़ा था कि अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन विधि कि खुद के बारे में जानकारी लेना वह स्व अवलोकन होगा, दूसरों के व्यवहार का आकलन करना बाह्य अवलोकन होगा। इसी तरह से व्यवस्थित और अव्यवस्थित, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सहभागी और असहभागी, नियंत्रित और अनियंत्रित, ये सब अवलोकन के प्रकार हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, जब हम किसी घटना में या समुदाय में शामिल होकर के उनका अध्ययन करते हैं तब वह सहभागी अवलोकन होता है। और जब हम जैसे कभी हम अपने ही समाज की किसी परंपरा के बारे में लिखें कि दिवाली का पर्व क्या होता है, परीक्षा का तनाव क्या होता है, तो यह सहभागी अवलोकन है। जब हम उस समुदाय का पार्ट नहीं बन के दूर से उनको देख करके उनका अवलोकन करें, वह असहभागी अवलोकन कहलाएगा। अगली प्रविधि है परीक्षण। परीक्षण का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के वास्तविक गुणों की जानकारी के लिए जो परिस्थितियाँ बनाई जाती है उसको हम कहते हैं परीक्षण। अब परीक्षण लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है और प्रायोगिक भी होता है। इसके अलावा जब एक बार में एक की परीक्षा ली जाए तो व्यक्तिगत परीक्षण होता है, एक साथ सबकी ली जाए वह सामूहिक परीक्षण होता है। शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण भी होता है। शाब्दिक परीक्षण शिक्षित लोगों का किया जाता है, अशाब्दिक परीक्षण अशिक्षित लोगों का किया जाता है। इसमें संकेत, चित्र वगैरह इनका सहारा लिया जाता है। निबंधात्मक परीक्षण भी होता है जिसमें बड़े प्रश्न आते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण भी होता है जिसमें एक बार में एक प्रश्न का एक ही सही उत्तर होता है। साक्षात्कार में आमने सामने बैठकर किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो परस्पर बातचीत की जाती है और उसी के आधार पर अगले की योग्यता का मापन किया जाता है, यह साक्षात्कार वाली विधि है। अब साक्षात्कार भी सूचनात्मक, परामर्श, निदानात्मक, उपचारात्मक, चयन हेतु, अनुसंधान हेतु, इस प्रकार कई तरह के होते हैं। अगली प्रविधि है अनुसूची। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता अगले से प्रश्न पूछता है और आवश्यकता होने पर अगर उसको प्रश्न को समझने में परेशानी आ रही है तो उस प्रश्न को स्पष्ट भी करता है, समझा देता है कि वास्तव में क्या पूछना चाह रहा है, और जो उत्तर आता है उस उत्तर को अनुसूची यानी लिस्ट में लिख लेता है। अनुसूची और प्रश्नावली दोनों में काफ़ी समानता होती है। नेक्स्ट, प्रश्नावली। प्रश्नावली एक तरह से साक्षात्कार का लिखित रूप है। भाई साक्षात्कार में मौखिक प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नावली में लिखित प्रश्न होते हैं। अब प्रश्नों का एक व्यवस्थित एक सेट होता है, जैसे पेपर होता है ऐसे प्रश्नावली का ये फायदा है कि एक साथ बहुत सारे लोगों को दी जा सकती है, जिससे कम समय में, कम खर्च में और कम श्रम में उन प्रश्नों का उत्तर बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा लोगों से प्राप्त हो जाती है। एक और प्रविधि चेक लिस्ट। तो इसमें कुछ गुणों की एक लिस्ट बना ली जाती है, अगर वो उस व्यक्ति में है तो यस राइट का निशान कर देते हैं और अगर नहीं है तो गलत का निशान कर देते हैं। इससे पता लग जाता है कि अगले व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या खामियां हैं। अगली प्रविधि है प्रक्षेपीय तकनीक। प्रक्षेपीय तकनीक का जो संबंध है वह व्यक्ति के अचेतन और अवचेतन मन से है, यानी
हर व्यक्ति के अपने एक मूल्य होते हैं। मूल्य मतलब उसके कुछ सिद्धांत आदर्श होते हैं, दृष्टिकोण है, उसकी कुछ इच्छाएं होती है, उसके अंदर कई तरह की इमोशंस होते हैं, संवेग। इन सबको आप किसी लिखित परीक्षा से नहीं नाप सकते हैं। यह चीज़ें व्यक्ति अपने व्यवहार से या अपने काम करने के तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से अपने बारे में ये जानकारी व्यक्त करता है। तो इनको प्रक्षेपीय तकनीक से पता कर सकते हैं। प्रक्षेपीय तकनीक में एक है साहचर्य तकनीक। इसमें व्यक्ति को शब्द, चित्र या वाक्य दिए जाते हैं और उसके आधार पर उसकी क्या प्रतिक्रिया, वो क्या कहता है, बोलता है, उससे पता लग जाता है कि उस व्यक्ति के अवचेतन मन में क्या चल रहा है। इसी प्रक्षेपी तकनीक में एक है रचना तकनीक की। उसको कोई अधूरी कहानी है, वो कहानी लिखवाई जाती है, चित्र बनवाई जाती है, इससे भी उसके व्यक्तित्व की जानकारी हो जाती है। एक और है पूर्ति तकनीक। इसमें अधूरी कहानी या अधूरी चित्र होता है जिसको पूरा करना होता है, तो उसके आधार पर भी उस व्यक्ति के अवचेतन मन की स्थिति पता लगती है। एक और नई प्रविधि आई है समाज मिति। अब व्यक्ति जो है वह समूह में वो व्यक्ति क्या पसंद करता है, वो दूसरे लोगों से किस तरह से आपसी संबंध बनाता है, कौन सी चीज़ उसकी पसंद है या नापसंद है, यह जानकारी समाज मिति नामक विधि से की जाती है। अब इसमें आपसे बच्चों से कई तरह की जानकारी ली जाती है, कोई किसके साथ बैठना पसंद करता है, कौन सा दोस्त उसे अच्छा लगता है। इसी प्रकार एक और है संचयी अभिलेख विधि। इसमें बच्चों की जो उपस्थिति है, शैक्षणिक प्रगति है, उसके अंदर क्या योग्यता है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में किन किन में वो कितना कितना भाग ले रहा है, रुचि, व्यक्तित्व आदि की जानकारी को फाइल किया जाता है, लिखित रूप में साथ में रखा जाता है। अंतिम है एनेक्डोनल अभिलेख। एनेक्डोनल अभिलेख में बच्चों के शैक्षणिक विकास से संबंधित सारी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रस्तुतिकरण है। यह घटनाएं घटित होने के बाद तुरंत लिख लेनी चाहिए ताकि भूलने की नहीं रहे। कब घटी, किन परिस्थितियों में घटी, इनका भी विवरण होना चाहिए और उस घटना की व्याख्या और सुझाव भी एनेक्डोटल रिकॉर्ड में लिखना चाहिए। बच्चे के प्रति निष्पक्ष रहना चाहिए। अंत आता है 11वां प्रविधि परीक्षण बैटरी। यह बहुत सारे परीक्षणों का एक समूह होता है। क्वेश्चन, निर्देशन प्रदान करने के दृष्टिकोण से शारीरिक विकलांग यानी दिव्यांग विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। तो बच्चे कई अलग अलग तरह की शारीरिक परेशानियों से संबंधित होते हैं। प्रथम है दृष्टि दोष से ग्रसित बालक। इन्हें कम दिखता है, नहीं दिखाई देता है या कई तरह की आंखों से संबंधित परेशानी होती है। अब इनके निर्देशन के क्या उपाय है कि जो सामान्य रूप से चल रही कक्षाएं हैं उनमें ही इन्हें बिठाया जाए और इनके साथ ही अलग से भी दृष्टि संरक्षण कक्षाओं की व्यवस्था की जाए, यानी ब्लाइंड बच्चों के लिए अलग से क्लासें भी लगनी चाहिए कुछ पीरियड्स, जिसमें इनको ब्रेल लिपि या इस तरह से पढ़ाया जाए। नेत्र चिकित्सक समय समय पर आकर उनके दृष्टि दोषों की जांच करें। उनकी आँखों के जो स्वास्थ्य के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इस तरह का विशिष्ट भोजन इनको कराया जाए। विद्यालय की जो भी सामान्य गतिविधियाँ हैं उनमें इनको परेशानी नहीं हो, इस तरह से भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। और उन्हें यह व्यवहार उससे उन्हें यह पता मतलब आभास नहीं हो बच्चों को कि उनके साथ दृष्टि दोष के कारण खास व्यवहार किया जा रहा है, नहीं तो उनमें आत्महीनता आ जाएगी। उनको सामान्य ही महसूस कराना है। इसी में अगले आते हैं श्रवण दोषों से ग्रस्त बालक, यानी बच्चों को सुनने से संबंधित परेशानी होना। अब इनको निर्देशन के उपाय कि अध्यापक इनके सामने अपनी बोलने की स्पीड धीमी रखे, स्पष्ट शब्दों में बोले और जो भी जरूरी सहायक सामग्री है उसके साथ उसकी सहायता से भाषण देवे, जैसे माइक वगैरह का उपयोग करे। अगले आते हैं वाणी दोषों से ग्रसित बालक। अब इनके निर्देशन के क्या उपाय हैं कि वाणी दोष में बच्चा जैसे हकलाता है, तुतलाता है, इस तरह की स्थितियाँ है तो वे भावनात्मक रूप से तनाव का शिकार हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि सारे दूसरे साथ के बच्चे इनको चिढ़ाएंगे या इनको लग रहा है कि ढंग से नहीं बोल पाते हैं, तो उन सामान्य बालकों से अलग एकाकी हो जाते हैं और वैसे ही उनको परेशानी हो रही, ऊपर से बोलना और कम कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, इनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, इनकी मजाक न तो खुद उड़ानी चाहिए और न ही दूसरे बच्चों को उड़ाने देनी चाहिए। और अध्यापक को चाहिए कि कक्ष को इस तरह के व्यवहार के लिए प्रेरित करे। वाणी दोष को कैसे दूर किया जाए, इस तरह के उपाय की जानकारी भी शिक्षक को होनी चाहिए। अगले बच्चे आते हैं गामक दोष से ग्रसित बालक। गामक यानी गति संबंधी, जिनके शरीर में कोई असामान्यता है, कोई परेशानी है, तो यह किसी रोग से भी हो सकता है, जैसे पोलियो, या किसी दुर्घटना में भी उनको
शारीरिक दिव्यांगता हो सकती है। तो ऐसे बच्चों के निर्देशन के उपाय में ध्यान रखना है कि उन बच्चों को हमेशा कॉन्फिडेंस और अभिप्रेरणा से भरे रखना चाहिए, ताकि उन बच्चों में आत्मग्लानि या आत्महीनता को, हमेशा अपने आप में खोए रहते, अपने आप को कम समझते हैं, अपने आप को बोझ समझते हैं, ऐसी भावना का विकास उनमें बिल्कुल भी नहीं हो। बच्चों में क्षतिपूरक शक्ति और क्षमता का विकास करना चाहिए। मतलब अगर बच्चा अपनी शारीरिक खामी से दिव्यांग है तो उसके अंदर दूसरी कई तरह की प्रतिभा होती, उस प्रतिभा पर फोकस करना चाहिए। जैसे अभी अवनीजी लेखरा ने पैरा ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता, तो इस तरह की देवेंद्र झांझड़िया है, वो भी उनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला। तो इस तरह की हर बच्चे में, हर दिव्यांग बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है, उस टैलेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और इस मामले में अभिभावक और समुदाय का भी सहयोग लेना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।